हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम देखेंगे गेट डायग्नोस्टिक का एक और सिनेरियो जिसके थ्रू हम आईबीएमआई के जो एस्केप मैसेजेस होते हैं उनको कैप्चर करने वाले हैं। ठीक है। आईबीएम एस्केप मैसेज कौन से होते हैं? जो सीपीएफ से स्टार्ट होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी आपके प्रोग्राम में किसी तरह का क्वेरी आप रन कर रहे हो और उस क्वेरी में कोई भी फेलियर आता है तो वहाँ से एक सीपीएफ आईडी के साथ में कुछ मैसेज जनरेट होता है जिसको हम आईबीएमआई एस्केप मैसेजेस बोलते हैं। ठीक है। तो उन मैसेज को कैसे हम कैप्चर कर सकते हैं अपने एसक्यूएल प्रोग्राम के अंदर गेट डायग्नोस्टिक की हेल्प से, तो वो हम देखने वाले हैं। तो अब जैसे हमें पता है कि सीपीएफ के एरर्स है, मतलब कोई ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन होगी जहाँ पे वो एरर जनरेट होगा, तो पहले तो हमें वो कंडीशन समझनी होगी कि किस केस में हम उसको जनरेट कर रहे हैं और फिर हम प्रोग्राम को वॉक थ्रू करेंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, सेशन बी पे जाके पहले आपको वो टेबल दिखाता हूँ। उसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मैंने चेंज किया और टेबल भी थोड़ी डिफरेंट है, तो वो देख लेते हैं। तो अगर मैं आपको एक क्रिएट क्वेरी दिखाता हूँ जो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ टेबल। इसमें क्या है, हमने टेबल का नाम क्या रखा है, स्टूडेंट्स टू। और आईडी क्या है, स्टूडेंट आईडी हमने एक कॉलम रखा है इंटीजर जो है प्राइमरी की। अब प्राइमरी की को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पूरा ब्रीफ में कि प्राइमरी की क्या होता है, क्या उसके कंडीशंस होते हैं। तो उसमें एक रूल ये होता है कि आप, अगर आपने किसी कॉलम को प्राइमरी की सेट किया हुआ है तो आप उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू रिटर्न इंसर्ट नहीं करवा सकते। ठीक है। मतलब अगर स्टूडेंट आईडी मैंने 101 इंसर्ट की हुई है पहले से किसी फाइल के अंदर, तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं फिर से 101 इंसर्ट करूंगा तो वो एक एरर जनरेट करेगा। और वो जो एरर आएगा वही होता है अपना IBMI CPF एस्केप मैसेजेस, क्योंकि वो भी CPF से रिलेटेड ही होता है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला कॉलम जिसमें हमने स्टूडेंट आईडी को बना दिया है प्राइमरी की। दूसरा कॉलम है हमारा स्टूडेंट नेम जो है वेरकैट 255 कैरेक्टर्स का। तो इसमें क्या स्टोर होगा, इसमें होगा स्टूडेंट का नेम। दो ही कॉलम है। टेबल का नेम में बस स्टूडेंट से स्टूडेंट टू कर दिया और इसमें हमने इसको प्राइमरी की सेट कर दी। इसके अलावा बाकी जो पहले टेबल यूज करे थे स्टूडेंट्स वाली, सेम वही स्ट्रक्चर है, कुछ और चेंज नहीं है। जस्ट यहाँ पे प्राइमरी की आ गया और स्टूडेंट्स की जगह पे स्टूडेंट टू नेम आ गया। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी क्वेरी जिसको हम ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं। अब इसका डेटा देख लेते हैं। तो डेटा हम देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स टू। तो ये हो गया स्टूडेंट्स टू। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास दो रिकॉर्ड ऑलरेडी स्टोर्ड है। पहला है 101 नेम, 102 नेम। ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ कि क्या इशू होगा अगर मैं यहाँ पे फिर से ये इंसर्ट क्वेरी रन करता हूँ जिस पे मैंने लिखा है इंसर्ट इनटू शर्मित वन स्लैश स्टूडेंट्स टू। और यहाँ पे वैल्यू हम क्या डाल रहे हैं, फिर से 101 डाल रहे हैं, नेम भी 101 नेम डाल रहे हैं। ऑल दो नेम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप स्ट्रिंग में कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो क्योंकि हमारी प्राइमरी की कौन सी है, स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ आप क्या वैल्यू पुट कर रहे हो वो एरर जनरेट करती है। तो अभी हम 101 ऑलरेडी एग्जिस्टेड है और वो प्राइमरी की है, फिर से हम उसी को इंसर्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे हमें एक मैसेज मिला, डुप्लीकेट की वैल्यू स्पेसिफाइड। अगर आप इस पे F1 लोगे तो आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, क्यों इश्यू हुआ, क्या इश्यू हुआ। तो ये हमारे को मिल गया। ठीक है। IBMI एस्केप मैसेज अब समझते हैं कि क्या होता है। तो हमने क्या किया, हमने एक टेबल बनाई जिसमें प्राइमरी की थी। और भी ऐसे बहुत सारे कंडीशन होते हैं जहाँ पे ये IBMI एस्केप मैसेजेस जनरेट हो जाते हैं। बट हम जो अभी देख रहे हैं वो है डुप्लीकेट की वाला। तो हमने क्या किया, एक टेबल बनाया जहाँ पे एक हमारे पास प्राइमरी की थी स्टूडेंट आईडी, और उस आईडी के अंदर हम ऑलरेडी दो रिकॉर्ड स्टोर करवा चुके हैं। पहला है 101 और दूसरा है 102। और उसके बाद हमने एक मैनुअल क्वेरी से भी चेक कर लिया कि हाँ यहाँ पे डुप्लीकेट की वाला इशू आ रहा है। अब चलते हैं सेशन सेकेंड ए पे प्रोग्राम वॉक थ्रू करने के लिए। तो जो वैल्यू हम रिट्रीव करने वाले हैं उसको हम बोलेंगे db2 मैसेज आईडी। ये आपको एज इट इज रखना है, यही हमारा स्टेटमेंट है जिसको हम फेच करेंगे अपने वेरिएबल के अंदर। ठीक है। db2 मैसेज आईडी वन। इससे पहले हमने db2 मैसेज आईडी भी देखा था, मैसेज टेक्स्ट ये सब देख चुके हैं ना। तो मैसेज आईडी वन देख रहे हैं अभी। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया GD इन्फो नेम से कैरेक्टर 10 का। अब इसका वही है, आपको डेटा टाइप और अगर लेंथ आइडेंटिफाई करनी है तो आप क्या करोगे, IBM के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे गेट डायग्नोस्टिक्स के पेज पे या गेट डायग्नोस्टिक्स के डॉक्यूमेंट पे आप सर्च करोगे db2_message_id1। तो जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो आपको एक टेबल मिलेगा जहाँ पे सभी स्टेटमेंट
डेटा टाइप और डेटा लेंथ के साथ में अवेलेबल होंगे। तो वहाँ से आपको बस डेटा टाइप और डेटा लेंथ पिक करना है, उस अकॉर्डिंग वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने रखा हुआ है जी डी इन्फो, आप चाहो तो उसको जी डी अंडरस्कोर मैसेज आई डी वन भी लिख सकते हो, जो भी आपकी नीड है। बट अभी इस प्रोग्राम में सिर्फ एक ही वैल्यू मैं रिट्रीव कर रहा हूँ, तो मैंने उसको बना दिया जी डी इन्फो गेट डायग्नोस्टिक्स इन्फो। ठीक है, अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आप ये सब चीज़ पहले से जानते हो कि ये क्या वेरिएबल है, क्यों हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड वेरिएबल हमने एक रिजल्ट करके रखा हुआ है डिक्लेयर वेर केयर 40 का। तो अगर जैसे आपको इसको ट्रिम करना हो, ट्रिम करके कहीं और स्पेसिफाई करना, तो वो आपके ऊपर है। ऑल दो यहाँ पे तो 10 ही करेक्टर्स है, यहाँ 40 है, तो ये इतना यूजफुल रहेगा नहीं इस सेशन के लिए। बट फिर भी हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, अगर आपको कोई मर्ज करवाना कुछ भी नीड हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हमने सेट किया कमिट ऑप्शन को स्टार्ट नन पे। कमिट में ऑप्शन स्टार्ट नन हम हमेशा करते हैं, हर प्रोग्राम में करते हैं, तो ये यहाँ पे सेट हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे डिलीशन नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है इंसर्शन। इंसर्शन, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं इंसर्शन डेटा। तो उसके लिए इंसर्ट क्वेरी चला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा, exec sql insert into sharmit1 slash students2। यहाँ पे फाइल को चेंज कर दिया, क्या कर दिया, students2। अब हम यहाँ पे ट्राई क्या कर रहे हैं इंसर्ट करने का, 102 नेम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। फिर से एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। अभी हमने देखा था ये डेटा ऑलरेडी है, 102 ऑलरेडी है, तो इस केस में क्या होगा, डुप्लीकेट की एरर आएगा। ठीक है, तो ये मैसेज आईडी जो हमने देखा था पहले, इससे पहले उसमें ये चीज़ कैप्चर नहीं होगी, उसमें अलग मैसेज मिलता है। यहाँ पे आपको सीपीएफ वाली आईडी मिलती है, मतलब आईबीएमआई के स्किप मैसेजेस मिलते हैं। तो हम फिर से वही एरर जनरेट होगा, क्योंकि हम फिर से वही जो स्टूडेंट आईडी है उसको इंसर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, गेट डायग्नोस्टिक्स का यूज़ किया। कौन से कंडीशन के लिए, कंडीशन 1 के लिए। तो exec sql गेट डायग्नोस्टिक्स कंडीशन 1, और ये वैल्यू फैच करी हमने db2 मैसेज id 1 को स्टोर कर रहे हैं कहाँ पे, gd info वेरिएबल में, और डिस्प्ले क्या कर रहे हैं, gd info को, और सेट कर रहे हैं inlr को ऑन। तो अभी एक काम करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं और कॉल करके देखते हैं। तो ये हो गया कंपाइल, अभी इसको करेंगे कॉल। तो आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास, CPF5034। ये क्या होता है, ये होता है CPF IBMI एस्केप मैसेजेस, क्योंकि आप देख रहे हो CPF से स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे ऐसे वैलिडेशंस होते हैं जहाँ पे हम मैसेजेस चेक करते हैं CPF आईडी की बेसिस पे, कि CPF में क्या एरर जनरेट हो रहा है, CPF आईडी क्या है, IBMI का जो एस्केप मैसेजेस है वो क्या है। तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। तो इसको अगर आपने जनरेट करवा दिया, तो अब आपको आइडिया हो गया कि मैसेज आईडी 1 में क्या आता है हमारे पास। CPF से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, तो आपको गेट डायग्नोस्टिक्स की हेल्प से फैच करना होगा db2 अंडरस्कोर मैसेज आईडी 1। ठीक है, तो ये हमने देखा प्रोसेस। अब क्वेश्चन है कि क्या सक्सेस के केस में भी कुछ मैसेज आएगा, नहीं, उस केस में ये सिर्फ ब्लैंक रिटर्न करेगा, क्योंकि सक्सेस के में ये सिर्फ एरर वाली कंडीशन को जनरेट करता है ना। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 103, जो एग्जिस्ट नहीं करता फाइल में, और फिर इसको करते हैं हम कंपाइल, तो देखते हैं क्या आएगा। ये हो गया कंपाइल। कंपाइल करते ही मैं जैसे इसको कॉल करूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास आया ब्लैंक, क्योंकि इस केस में एक्चुअल में कोई एरर ही जनरेट नहीं हुआ। ये मैसेज आईडी 1 कब जनरेट होता है, जब आप किसी कुछ ऐसा एरर जनरेट करते हो जो CPF आईडी को होल्ड करता है, तभी उस केस में ही हमारे को वैल्यू मिलेगा। अदरवाइज आपको, जैसे मैसेज टेक्स्ट में क्या होता था, हमारे को दोनों केस में मैसेज मिलते थे। अगर वो फेल होता तो फेलियर मैसेज, और वो पास होता तो सक्सेस मैसेज। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको एरर मैसेज ही मिलने वाला है। इस केस में आपको कोई भी वो नहीं मिलेगा कि आप सक्सेस हुआ तो कोई सक्सेस का CPF आईडी होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको सिर्फ, अब ये जैसे आईडी मिल गया, तो इस आईडी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या रीज़न रहा होगा इस फेलियर का, है ना, इसलिए ये होता है। और अगर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, मतलब रिकॉर्ड नहीं है, नॉर्मल एग्जीक्यूशन हो चुका है, या किसी भी तरह का IBMI एस्केप मैसेज जनरेट नहीं हो रहा, तो उस केस में ये सिंपल ब्लैंक रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब अगर आप फाइल चेक करोगे तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश करने पे थर्ड रिकॉर्ड भी मिल गया। बट अब मैं सेम प्रोग्राम फिर से कॉल करता हूँ, तो उस केस में ये जनरेट करेगा फिर से CPF5034। क्यों, क्योंकि अब फिर से हम वो क्या कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं अपने 103 रिकॉर्ड को इंसर्ट करने की। बट 103 तो अभी हमने देखा फाइल में ऑलरेडी आ चुका है पहले वाले कॉल के बाद में, है ना। तो इस वजह से अब वो कोई भी एरर जनरेट नहीं कर रहा है, और सॉरी, अब वो एरर जनरेट कर रहा है और कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर रहा है।
तो यहाँ पे एरर क्या मिल गया हमारे को, CPF5034, दोनों टाइम सेम आया क्योंकि दोनों का रीजन सेम था, डुप्लीकेट की वाला इशू है ना, तो इसलिए हमारे को मिला CPF5034। ठीक है। तो इस तरह से हमें जब भी कोई एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम यूज करना हो जिसके अंदर हमारे को गेट डायग्नोस्टिक्स की हेल्प से DB2 मैसेज ID 1 को रिट्रीव करना हो, तो हम ये प्रोसेस यूज करेंगे। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।